तो अभी तो आज शायद फर्स्ट टाइम ही बैठा है क्लास के अंदर और दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है। तो पहले आपको थोड़ा सा बच्चों इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नहीं, साइंस का, जनरल केमिस्ट्री का जो मैं करा चुका हूँ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यू मे फेस न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे मार्च से अप्रैल से पढ़ना चालू नहीं किया, लेट आए हैं, तो उनको थोड़ा सा कुछ, ऑब्वियसली आप सब लोग समझदार हैं कुछ, क्योंकि पहले से कोर्स चलता आ रहा है। तो आपको एक जनरल चीज बता देता हूँ। देखिए, सिर्फ एक केमिस्ट्री ऐसी है, सिर्फ केमिस्ट्री। अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज फिजिक्स के अंदर चैप्टर्स एंड द यूनिट्स एंड द टॉपिक्स आर सेपरेट। इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते ज्यादा। केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है कि आपको जो 9th क्लास से केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे वो 10th में कंटिन्यूड है। मतलब 10th की तो है ही सीरीज के अंदर, 9th से भी चलती आ रही है। तो जो लोग बाद में आए हैं उनको बस ये है कि बच्चों की मैं पहले एक तो क्लास की इंट्रोडक्टरी 2-3 क्लास लेता हूँ, वो आप लोगों ने नहीं ली है। दूसरी बात कि जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, अब आपका केमिस्ट्री का कोर्स भी समझ लीजिए, सब लोग समझ लीजिए, 1, 2, 3 चैप्टर्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, बिकॉज दे ऑल आर रिलेटेड इन सम और अदर वे विथ आयंस, आयनिक कंपाउंड्स। चौथा चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड्स है, मेजर चैप्टर था, काट छाट करके 50% छोड़ दिया। पांचवा डिफरेंट है। तो आप अगर अपनी केमिस्ट्री को पढ़े तो 3 हिस्सों में पढ़ी जाएगी। पहला हिस्सा 1, 2, 3, दूसरा हिस्सा कंपाउंड्स, तीसरा हिस्सा लास्ट चैप्टर, कोई मतलब नहीं है, अलग ही बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जैसे आज मैं सेकंड चैप्टर चालू करा रहा हूँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बेसिक बात जो सबको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि मैं पहला चैप्टर पहले ही पढ़, नए बच्चे स्पेशली सुन ले जिन्होंने साइंस आज भी थोड़े दिन पहले ही पढ़ना चालू करा। मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में पहले पढ़ा चुका, प्लस 9th का। तो जिन्होंने वो अटेंड नहीं करी क्लासेस, जो नए बच्चे हैं या जो हमारे कुछ सर्टिफाइड नालायक हैं कि जो क्लास में होने के बाद में भी कुछ नहीं करते, उनको तो अब आगे सेकंड थर्ड में प्रॉब्लम आएगी, और बल्कि थर्ड भी पढ़ा चुका हूं, ये और सुन लीजिए। तो अभी क्या थर्ड पूरा नहीं पढ़ाया लेकिन पढ़ा चुका हूं मेजर। तो अभी आप लोगों के लिए, सबके लिए ये कर सकता हूं मैं एज अ टीचर, हमेशा ही एडजस्ट करने की कोशिश, बच्चे तो करते नहीं है, मैं ही एडजस्ट करता हूं। तो मैं जो आप लोगों के लिए अभी एडजस्टमेंट कर सकता हूं, नए बच्चों के लिए और नालायक बच्चों के लिए, वो ये कर सकता हूं कि जहां जहां इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी वहां मैं आप लोगों को साइड में कुछ समझाता जाऊंगा, और वो बातें लगे कि सर ये थोड़ा सा और दे नीड अ लिटिल बोर्ड लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन, तो वो मुझसे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली नए बच्चे। ठीक है, तो अभी एनीवेज रोज की तरह से क्लास में बच्चों की आदत है ही लेट आने की, बट अभी सब आ चुके हैं, और 2 बच्चे और हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली साइंस पढ़ते हैं, हर्षित और नव्या। आप लोग भी मेरे ख्याल से आपका ऑडियो, मेरा ऑडियो वीडियो आना चालू हो गया होगा। इंट्रोडक्शन मैंने दिया वो आप लोगों ने मिस कर दिया क्योंकि आप लेट हैं 5 मिनट। तो बस मैं इतना सा ही कहूंगा कि मैं फर्स्ट चैप्टर पहले पढ़ा चुका हूँ, सेकंड पढ़ा रहा हूँ, जो जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो मैं आपको साइड में समझाता जाऊंगा। अदरवाइज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ज्यादा से ज्यादा याद करने का चैप्टर है। इट इज वन ऑफ द मोर, यू कैन से मीडियोकर, ज्यादा कोई भारी चैप्टर नहीं है, मीडियोकर चैप्टर है, जितना ज्यादा रटोगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। सो आई विल स्टार्ट टुडे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब देखिए, वो तो हम अभी चालू कर लेंगे। अब जिन बच्चों ने साइंस पहले नहीं पढ़ी है मुझसे, मैं हमेशा पहले एक चैप्टर का बेस बनाता हूँ, एसिड बेसिस वाला नहीं, अपना बेस, वो मैं बेस बनाता हूँ ताकि चैप्टर जल्दी समझ में आ जाए। तो कुछ चीजें जो आप लोगों ने मिस कर रखी है, और बाकी सब लोग भी भाई जो पढ़ रहे हो, आपके लिए ऐसा नहीं है कि अरे अरे सर नए बच्चों से बात कर रहे हैं, मैं तो तकिए का सिरहाना लगा के लेट गया, नहीं। जनरल बातें हैं, क्योंकि गैप हो गया है। अब देखिए, अच्छा खासा गैप हो गया साइंस के अंदर सिमिलर ट्रायंगल्स और लाइट के चक्कर में। तो कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए सबको। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, 9th में पढ़ा दिया था आपको।
जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, सिर्फ इतना सा आपको पता होना चाहिए। जो नए बच्चे भी हैं 9th में बच्चों, इस तरह के आपको याद है डायरेक्टली कंपाउंड बनाना सिखाते थे, सोडियम का +1 आयन कैसे बनता था 9th में पढ़ चुके आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन एक गेन करता है, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो 9th में आपको ऐसे सिखाया था, ये वन इधर ये वन इधर, याद करिए 9th की टेक्स्ट बुक की छपाई याद आ जाएगी आपको, NaCl बन गया। तो नए बच्चे जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा उनको इतना तो पता है कि साहब ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये आयन से बने हैं। बाकी लोगों को मैं पूरा आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो आप लोगों को बाद में पढ़ने को मिलेगा, अभी इतना बात है, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जनरल जानकारियां आपको पहले से होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो आपके तीनों चैप्टर्स में बिखरी हुई है, कुछ फर्स्ट में है, कुछ सेकंड में है, कुछ थर्ड में है। अब जो थर्ड चैप्टर में पढ़ाई है वो सेकंड में काम में आ रही है। तो पहले जनरल चीजें मैं आपको दोबारा से बताता हूं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, पहली बात तो आयनिक कंपाउंड्स आयंस के बने हुए होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो आपको पता ही है, दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। जो काम की चीजें अभी आएंगी वही बता रहा हूं। दूसरी बात जो मैं इस सेशन में कई बार समझा चुका हूं, देखिए आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है, पक्के जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब इसमें फिजिक्स आ गई, सुनिएगा ध्यान से, एसिड बेसिस 10 मिनट बाद चालू। तो फिजिक्स में आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई है, जो नए बच्चे हैं इन्होंने स्कूल में पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, वो बहुत जरूरी है। अब इनके बीच में बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है, तो बॉन्ड स्ट्रांग, तो ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। आप अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करोगे, ये हिलेंगे ही नहीं, पॉजिटिव कहीं जाएगा नहीं, नेगेटिव कहीं जाएगा नहीं, एंड इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस देन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सो आयनिक कंपाउंड आर insulators basically, they are very poor conductors of electricity, they do not conduct electricity। ये आपको पता होना चाहिए, ये जो चैप्टर में काम आएगा वो बातें बता रहा हूं खाली। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आपसे कोई पूछेगा कि क्यों नहीं करते, तो आप बोलेंगे देखिए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ये आयंस ब्रेक नहीं होते, और आयंस ब्रेक नहीं होते तो कोई जाएगा ही नहीं जब इधर से उधर, फ्री नहीं है, फ्री चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी क्या चाहिए होता है, फ्री चार्ज चाहिए, फ्री टू मूव, एंड देयर इज नो मूवमेंट पॉसिबल इन अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ये बात नए बच्चों को भी धीरे धीरे समझ में आ गई, अच्छा ठीक है सर। बट when they are dissolved in water, when they are dissolved in water or melted, अगर आप मेल्ट कर सकते हैं तो, जैसे कई चीजों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो जितना हाई है उतना पहुंचा दें तो वो मेल्ट हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं मॉल्टन स्टेट, मेल्ट हो जाएगा। या जैसे नमक है, आपको पता है पानी में घुल जाता है। तो दो चीजें, या तो आप पिघला दें या आप उसका सॉल्यूशन बना दें, जिसके साथ जो पॉसिबल हो कर दें। तो क्या होगा कि ये जो NaCl है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड, वो जब डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है, सॉल्यूशन स्टेट में होता है या मॉल्टन स्टेट में होता है, तो इसका मतलब ही क्या हो गया आप बताइए। सॉलिड में तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, 9th में पढ़ा है। लिक्विड में लूज होते हैं, दूर दूर होते हैं, और गैस में और दूर होते हैं। तो लिक्विड में क्या होगा कि ये वापस से अपने आयंस के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब पानी के अंदर जब नमक होता है तो वो नमक नहीं होता है। आप जब पानी में नमक घोलते हो तो ठीक है, आप ये मत कहो कि सर फिर तो हम पिएंगे कैसे, पेट खराब हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, जहर, नहीं नहीं नहीं, है नमक। बट जो सॉलिड है ना, सॉलिड नमक व्हाइट जो आप चम्मच में भरते हो, वो तो ये है। और जब आप पानी में मिला देते हो तो पानी के अंदर Na+ अलग और Cl+ आराम से अलग अलग घूम सकते हैं। आप गर्म करोगे, पानी को उड़ा दोगे तो दोबारा से चिपक जाएंगे, फिर से सॉलिड नमक निकल के आ जाएगा, इतना तो पता ही है आपको। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड तो अगर आप डिसॉल्व कर सकते हो या मेल्ट कर सकते हो
तो वो एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आयंस अलग अलग हो गए। अब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये फ्री है, अब ये एक दूसरे को इन्होंने जकड़ा हुआ नहीं, ये फ्री है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि जितनी मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूं वो अलग से आपको टेक्स्ट बुक में कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलेगी, जबकि इसके बिना पढ़ाई आगे भी नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए समझिए, ज्यादा से ज्यादा आपको थर्ड चैप्टर में 2 लाइन लिखी हुई मिल जाएंगी कि दे आर पुअर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड व्हेन दे आर इन मॉडर्न स्टेट दे बिकम गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये एंड वो। लेकिन वो बच्चा क्या है, टच एंड गो, देखा को पता ही नहीं होता कि ये चीज कितने काम की है। और जो लोग चैप्टर पढ़ रहे शुरू से याद करिए पूरी, अपन ने मेटल नॉन मेटल पढ़ा था तो उसमें पता ही है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, भले ही अब कोर्स में नहीं रहा, जिस दिन हमने खत्म उसी दिन पता लगा कि कोर्स में निकल गया। लेकिन बताइए वो सारी पढ़ाई इसी से होती है नहीं होती है? होती है। तो देखिए अब आपका एसिड बेस भी पूरा इसी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा एसिड बेस क्या, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या, मैं बताता हूँ। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयन से बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट फ्री चार्ज जब हो जाते हैं, फ्री चार्ज कब हो जाते हैं, जब या तो आप सॉल्यूशन बना दें, उसको मिला दें, मिलता है तो अब कुछ आप कहेंगे सर मैंने तो आपने कहा था मिलाया घुला ही नहीं, अबे तो फिर पिघलेगा, पिघलेगा नहीं तो घुलेगा। हर जरूरी है कि हर चीज पानी में डिसॉल्व हो जाए? नहीं। और उसकी जानकारी की आपको जरूरत भी नहीं है, इतने तो आप अभी बड़े भी नहीं हुए, अभी केमिस्ट्री पढ़ना चालू करो जब आपको एक एक करके याद होगा ये बोलता है, ये पिघलता है, इसका टेम्परेचर इतना होता है, वो तो बाद में आएगा। आपको जनरल पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन हो गया वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और जो पिघल गया वो भी करेगा। रीजन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज नाउ द बॉन्डिंग इज वीकर, ions are separated, so they are free to move, and when you will try to conduct electricity then it will definitely go through it because there would be a free movement of charges. Negative ions आपको पता है बिजली में पॉजिटिव वाला होता है वहां भागेंगे, पॉजिटिव वाले नेगेटिव के पास भागेंगे, कार्यक्रम चालू हो गया, इलेक्ट्रॉन का लेना देना। चलिए भाई बल्ब जलना चालू, यहाँ तक कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। नए बच्चों का भी एक बेस थोड़ा बहुत तैयार हो गया, ठीक है। अब ये सब मैं एसिड बेसिस में क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स तीनों ही आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स और प्रॉपर्टीज ही नहीं पता तो आपको समझ में कहाँ से आएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो फर्स्ट वी विल कंसंट्रेट ऑन एसिड्स एंड बेसिस, सॉल्ट्स को हम लास्ट में पढ़ेंगे। देखिए किताब को फॉलो मत करिएगा क्योंकि किताब में जो सीक्वेंस है वो उल्टी सीधी दी हुई है। पेज के ऊपर आप इतने तो समझदार हैं, पहले 4 पेज के ऊपर तो रिएक्शंस दिए हुए, मतलब स्टार्टिंग यानी बाद में समझाया कि एसिड बेसिस क्या होते हैं। तो ऐसे कैसे पढ़ाई करेंगे आप लोग? तो मैं पहले आपको एसिड बेसिस क्लियर कराऊंगा, फिर हम उनके लास्ट में रिएक्शंस पढ़ेंगे जैसा आमतौर पर पढ़ाई होती है। तो पहले एसिड बेसिस समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक और नया वर्ड देखिए, समझा चुका हूं, अब उनको मैं नाम दे रहा हूं। ये नाम है, बुक में नहीं है, बट एसिड बेसिस पढ़े इसी से जाते हैं, ठीक है। अभी नहीं तो अगले साल आपको नाम, कॉमन नाम है मगर कोर्स में स्पेसिफिकली कहीं लिखे हुए नहीं है, इसलिए आप लोग, कई लोग इनसे वाकिफ नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स, ये समझिए एसिड और बेसिस का 10-20% हिस्सा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है देखिए, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। आप किस चीज को पानी में घोलें, अब मैं मोल्टन की बात नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है कि आप अगर किसी कंपाउंड को, ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड को, अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलाइट जनरल वर्ड, आयंस में ब्रेक हो जाता है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आपने अपने कॉमनली लाइफ में भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोग फिर बहुत ही अनअवेयर हैं। आपने सुना होगा बहुत सारी
जब हमारी तबीयत खराब होती है, स्पेशली जब वाटर का लॉस होता है, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, स्वेटिंग की वजह से या स्टमक प्रॉब्लम की वजह से, जब बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होता है बॉडी के अंदर, तो आपने सुना होगा किसी को भी कहते हुए, डॉक्टर कहते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि वजह वो वाटर लॉस होता है ना। अब आप देखिए हर चीज कितनी कनेक्टेड है। आपकी बॉडी में जो वाटर होता है उसी में सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, समझ गए ना? अभी समझाया था मैंने आपको। सॉल्ट्स भी क्या है? आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो आपकी बॉडी में जो पानी है उस पानी के अंदर ही आयंस डिजॉल्व। सॉल्ट है, नमक है, कई तरह के नमक है। आपने सुना होगा कई लोगों को सोडियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी, चक्कर आ रहे हैं, दिमाग नहीं चल रहा, ख्यालों में खो गया, क्या हुआ? सब सोडियम कम पड़ गया। तो दे प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। बट वो बायोलॉजी का हिस्सा है, मैं डॉक्टरी नहीं छाड़ूंगा उसके अंदर, लेकिन ये जनरल चीज है। तो क्या होता है कि जब आपको लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो खाली पानी से काम नहीं चलता कि साहब पानी का लॉस हो गया, पानी पी लो, नहीं। डॉक्टर कहता है इलेक्ट्रोलाइट्स। आप देखो ना, एक पाउडर बहुत कॉमन है जो आता है इलेक्ट्रॉल, उसका नाम ही इलेक्ट्रॉल, इलेक्ट्रल, सब नाम जुड़े हुए। देखिए इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉल पाउडर, इलेक्ट्रल, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड्स, सब है या नहीं है बताइए? नाम जुड़े हुए, बट दे आर ऑल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? बेसिकली जो पानी में डिसॉल्व होते हैं तो टूटते हैं आयंस के अंदर। मैं उसको छोड़ रहा हूँ अब डिहाइड्रेशन वाली बात। तो जो पाउडर वाउडर आते हैं उसमें क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। आप पानी में घोलते हो तो आपकी बॉडी की सोडियम की, नमक की, पोटेशियम की कमी को वो पूरा करता है। कुछ चीजों में नेचुरली सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कोकोनट वाटर बहुत अच्छा मानते हैं हमारे लिए, क्योंकि इट हैज अ वेरी गुड क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट्स, डिफरेंट क्रूशियल सॉल्ट। ये नहीं कि मेरे कमी पड़ रही है तो मम्मी नमक देना जरा, 2 चम्मच घोल के पी लेता हूँ, वो नहीं। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड जो डिसॉल्व हो जाते हैं। जनरल वर्ड है, बहुत जनरल वर्ड है। उनके टूटने को, ये कोई नई चीज नहीं है। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है आप बताओ? एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? मिलना। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो वो जो मैं आपको भी आयनिक कंपाउंड्स को आयंस में तोड़ के दिखा रहा था, किसी भी को भी करके दिखा दीजिए। जैसे लेट्स टेक HCl, H प्लस या Cl माइनस, तो ये कहलाता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट टूट गया, दिस इज नोन एज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जनरल वर्ड्स हैं सारे। दो चीजें क्लियर हुई। इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसॉल्व होता है और पानी में घुल के और आयंस में ब्रेक हो जाता है, वो तो इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के टूटने को कहते हैं डिसोसिएशन। अब कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो फर्क होता है वो ये होता है कि ये भी आप अब आगे पढ़ोगे अगले 1-2 सालों के अंदर। जब आप इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो देयर आर सम इलेक्ट्रोलाइट्स और यू कैन से सम आयनिक कंपाउंड्स व्हिच डिसोसिएट और यू कैन से आयनाइज। टूट गया, आयनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया, कंप्लीटली इन्वॉल्व। कंप्लीटली मतलब जैसे मान लीजिए आपने 1 चम्मच नमक डाला या आधा चम्मच नमक डाला, और आधा चम्मच नमक के अंदर मान 1 लाख मॉलिक्यूल है NaCl के, सारे के सारे टूट गए, मतलब सब टूट गए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं कि आपने डाला, मान लीजिए आपने 1 चम्मच नमक डाला, उसमें 1 लाख मॉलिक्यूल्स, अब 1 लाख में से 50,000 ही टूटे। समझिए, नंबर है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं क्योंकि इसके कैलकुलेशंस अगले सालों में आएंगे। 50,000 ही टूटे या 25,000 ही टूटे, मैं तो कहता हूं 10,000 ही टूटे, तो टूटे तो सही ना, तो इलेक्ट्रोलाइट तो कहलाएगा। लेकिन जिसमें ये टूटने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लार्ज, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड और यू कैन से ब्रोकन, तो वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अपना जो कॉमन है ना, कॉमन सॉल्ट अपन खाते हैं NaCl, वो बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है। एग्जाम्पल से ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। आप कहेंगे सर कैसे पता लगाते हैं? उसका दुनिया में कोई तरीका नहीं है, वो तो याद करना पड़ता है कौन अच्छा है कौन, ये देख के थोड़ा पता लगता है। जो कम टूट रहा है उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, जैसे एक दिखाता हूं मैं। ये कई लोग जानते होंगे, इथेनोइक एसिड है,
एसिडिक एसिड जिसको बोलते हैं, ये अभी 4th चैप्टर में आएगा डिटेल के अंदर, ये टूटता है। आप कहेंगे सर ये उल्टा क्यों लिख रहे हो आप, ये पहले माइनस प्लस, आज तक तो जिंदगी में हमने कभी देखा नहीं सर, हमेशा प्लस माइनस लिखते हैं। बच्चों 4th चैप्टर में आएगा, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, इसलिए पेशेंस रखिए, ठीक है। तो इसमें से भी आयंस निकले। रूपल, एक मिनट, अब बताइए, दोनों देखने में तो सेम ही है, ये भी टूट गया, एक एच निकल गया, एक सीएल निकल गया, एक एच निकल गया, एक ए निकल गया, तो हमें, मुझे क्या पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वो तो मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, मुझे याद करना पड़ेगा कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। इधर से देख के कंपेयर नहीं करते, कर ही नहीं सकते, वो तो पता होता है पहले से। मतलब ये याद करने की बात है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो फिर से सुन लीजिए, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? डिसॉल्व तो दोनों ही होते हैं, डिसोसिएट दोनों ही होते हैं, बट द वॉल्यूम ऑफ आयोनाइजेशन, द क्वांटिटी, द मैग्नीट्यूड, कुछ भी वर्ड यूज कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं सारे डिसोसिएट होते हैं, इससे बड़ा झूठी कोई नहीं है कि सारे डिसोसिएट होते हैं। छोटी क्लास में हो इसलिए कोई सारे बोल भी देगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, कुछ तो बाकी रहता ही है। वो अभी आप एक बार पहले भी दिखाया था, बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, डबल साइडेड एरो लगता है इक्विलिब्रियम वाला, तो बड़ी क्लास में पढ़ोगे कि ए और बी से सी और डी बनता है, तो सी और डी से ए और बी भी बनता है, रिएक्शन बोथ साइड चलता है। ये सब अगली क्लासों के अंदर आएगा, अभी तो तुम एक साइड ही पढ़ते हो रिएक्शन। तो मतलब मैक्सिमम टूट जाता है तो स्ट्रॉन्ग, और कम टूटता है तो वीक। कुछ मॉलिक्यूल्स ही टूटते हैं तो उसको हम वीक बोलते हैं। ये समझ में आ गया क्या आपके? अब अगर आपकी ये समझ में आ गया है तो अब मुझे बेसिक जो है ना एसिड और बेसिस समझाने में अब 5 मिनट लगेंगे, वरना दुखी हो जाते हैं आप और मैं समझते समझाते। ठीक है, बोलिए रूबल। सर तो क्या हम इसे इलेक्ट्रोलाइट्स और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को कहीं ना कहीं डीकम्पोजिशन रिएक्शन से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं क्योंकि बेटा, ब्रेक तो हो ही रहे हैं। ये आयनिक इक्वेशन है, वो केमिकल इक्वेशन थी, वो केमिकल रिएक्शन था, समझ गया। ये NaCl का Na प्लस Cl माइनस में टूटना, दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन रूबल। ये तो सिर्फ एक कंडीशन है कि थोड़ी देर के लिए पिघलाया तो टूट गया, तो ये रिएक्शन थोड़ा है, डीकॉम्पोजिशन अपन ने नाम रखा हुआ है केमिकल रिएक्शन का, समझ गए बेटा? नहीं सर, क्लियर नहीं हुआ। केमिकल रिएक्शन का आपने एक टाइप पढ़ा हुआ है डीकॉम्पोजिशन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। रिएक्शन क्या होता है बताइए जरा? केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल बॉन्डिंग चेंज होके नए कंपाउंड्स बनते हैं, याद है या नहीं है? आप भूल गए बेसिक चीज? यस सर, ये तो याद है। आप इंग्लिश में कंपेयर कर सकते हो कि सर चीज में टूट रही है तो मैं बोल सकती हूँ क्या, तो इंग्लिश में तो आप कुछ भी बोलो, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आप इसको नहीं बोल सकते क्योंकि ये कोई चीज डिकम्पोज नहीं हो रही है। वो आपने वहां देखा कि एक चीज दो चीज में टूट, वहां बोला तो यहाँ भी बोलते नहीं, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन। ये तो खाली आयंस ब्रेक हो रहे हैं, कुछ बदल थोड़ा ना रहा है। NaCl आयंस में ब्रेक हो गए, Na प्लस और Cl माइनस ही तो बन रहा है, नया कंपाउंड कहाँ बन रहा है, नई चीजें कहाँ बन रही है? दिस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन, यू कैन नॉट कॉल इट डीकम्पोजिशन। ओके। कंपेयर कर सकते हो कि हाँ सर जैसा वैसा ही तो इसमें हो रहा है, वो ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मानते रहो, कौन मना करता है। अब आ गया क्या समझ में? यस सर, अब आ पक्का? गया। यस सर, थैंक यू। तो हाँ, एसिड्स और बेसिस अपन अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक मिनट रुकिए जरा। अभी एक मिनट जरा रुकिए। हाँ, स्पेशली दो बच्चे जो सिर्फ साइंस पढ़ते हैं, अभी मैंने उनको देखा है कि वो थोड़ा सा क्लास में, अर्जुन शुरू में परेशान हुआ था, नव्या अभी वापस से एडमिशन ली है। तो बच्चों आप लोगों को अगर आइडिया नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने कोई मेरी ज्यादा क्लास अटेंड नहीं करी है। इन केस यू मिस समथिंग तो ये बोलते ही अर्जुन वापस जाके वापस आ गया, वेरी गुड। अभी 2 मिनट बाद दूंगा लेक्चर, चलो तब तक चालू कर। तो बेसिस समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो आई विल राइट सम एग्जांपल्स ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आप समझ गए होंगे, मैंने इलेक्ट्रोलाइट बोला था कि सारा कुछ कंपाउंड लिखेंगे जिनको तोड़ेंगे।
न्यू स्टूडेंट्स जो अभी कनेक्ट हुए हैं, एक तो अर्जुन और आप लोग नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है, आप लोग क्लास के अंदर बाहर हो रहे हो, तो याद रखिएगा क्लास के बाद में आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, उसमें आपको जो कुछ भी मिस हुआ है वो आप देख सकते हो। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। बाकी बच्चों को मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो तो अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, खतरनाक एक्सपीरियंस नहीं होता कि यार क्या है सर हो जाएगा। So acids or basic proteins. So I will write some examples and let's move quickly with the topic. मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ आयनिक और उनको डिसोसिएट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद भी डिसोसिएट कर सकते हैं। काफी, एक और लिखता हूँ, उससे आपको सब कुछ ही क्लियर हो जाएगा। चलो, तो मैंने कुछ कंपाउंड्स देखे हैं, अभी मैं इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं बोल रहा, कुछ कंपाउंड्स हैं। इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, टूट गया। इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, टूट गया, टूट गया, टूट गया, और ये भी टूट गया, नहीं टूटा, ठीक है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जिनको देख के बुखार आ चुका है, इसको देख के और बीपी ऊपर नीचे हो रहा है कि यार सर ये क्या कर रहे हो, मैं कैसे करूंगा, धीमा देख मिनट, मैं कैसे करूंगा सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2-3 नए बच्चों को छोड़ दो, तो बाकी बच्चों को ये सारी कहानियां मैं पहले इतनी अच्छी सुना चुका हूँ कि उनको अब तक याद हो जानी चाहिए थी। पहली बात तो ये आयन्स 9th क्लास के अंदर ही टेबल में बने हुए थे, फिर मैंने इस साल आप लोगों को उसकी फोटो भेज दी थी। नए बच्चे मुझे याद दिला देना, मैं उनको रीसेंड कर दूंगा, ये मैंने आपको बता रखा था। और 9th में आपको सिखाया था कि इनको जोड़ के ये कैसे बनाते हैं। तो जिस बच्चे को या तो कंपाउंड का नाम याद हो और या आयंस का याद हो, अब दोनों में से एक तो याद होना ही चाहिए। अब मान लीजिए आपको कंपाउंड का नाम ध्यान, जैसे आपको ध्यान है कि सर हाँ सर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है, तो 9th में जैसे आप आयंस को क्रॉस करते थे तो वापस से उल्टा कर देना। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? सोडियम के नीचे क्या लिखा हुआ है? टेक्निकली 1। हाइड्रोक्साइड एक ही होता है, उसके नीचे भी टेक्निकली क्या लिखा हुआ है? 1। तो 9th में आयंस को क्रॉस करते थे, अब आयंस बनाने के लिए इनको दोबारा से ऊपर कर दो, ये 1 इसके ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +1। इस पे प्लस और इस पे माइनस होता है, तभी पता है आपको 9th क्लास में। दिमाग 1 मिनट बेटा, ये हो गया तुम्हारा OH माइनस। तो अगर आपको इनके याद हैं तो इनको क्रॉस करके फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला पता है तो उल्टा क्रॉस करके आयंस बना लो। अब जैसे H2SO4 है, अब मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मेरे को तो H2SO4 याद है, लेकिन ये आपने कैसे लिखा मेरी समझ में नहीं आया। तो नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आपने कभी मेरी क्लास अटेंड करी नहीं है। 2 है इसके नीचे। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि SO4 सल्फेट होता है, इट इज अ मल्टी पॉली एटॉमिक आयन। इतना तो 9th की टेबल में भी लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड सल्फेट फॉस्फेट मैंने भी भेजा हुआ। 2 इसके ऊपर से आया होगा और पूरे, अब कोई कहेगा सर 4 इसके ऊपर पहुंचा देता हूं, तो आपको साइंस एक्चुअल में 6ठी क्लास में ही छोड़ देनी चाहिए थी। आपके हाथ में नहीं है बेटा, मजबूरी में आपके ऊपर आ रखी है। 9th में आपको अच्छी तरह से सिखाया हुआ है कि सल्फेट पूरा एक सिंगल ही होता है, तो सल्फेट के नीचे यहाँ पर 1 है, 4 नहीं है। और H के ऊपर तो तुम कुछ भी कर लो +1 ही आएगा, तो 1 इसके ऊपर 2 इसके ऊपर, तो H तो हमेशा +1 बनता है, 2 इसके ऊपर। देख लीजिए मैंने ये लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। तो अब आपको ये पता है तो ये बना लीजिए, 2 इसके नीचे 1 इसके नीचे, ये 2 इसके ऊपर +2 आ गया, इसका 1 इसके ऊपर -1 आ गया, ये या ये। अब मैं तो ये जानता हूं कि ये सारे याद होना नामुमकिन है क्योंकि दुनिया में लाखों कंपाउंड्स हैं, वो हम याद नहीं कर सकते। इसीलिए आयंस जो हैं वो तो 9th-10th के अंदर तो टोटल 20 आयंस भी याद कर लो तो ही 9th-10th बेटा आराम से चल जाती है। तो इसके बारे में अब आप कहेंगे सर ये और ये तो आपने नहीं बताया।
तो इनकी शक्ल देख के आपको पता लग रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ चौथे चैप्टर में, इनकी पढ़ाई का हमारी पुरानी पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। धीमान, आप बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो। सर ये जो एसिड्स हैं ये सब वाटर में डिसोसिएट हो रहे हैं ना? वापस बोलिए सर HCl H2SO4 और CH3COOH अरे ये वाटर में डिसोसिएट हो रहे हैं। हाँ, तो सर बट बुक में तो HCl और वाटर का दे रखा है हाइड्रोनियम और Cl नेगेटिव आयन। हाँ तो सर आपने तो H+ और Cl माइनस लिखा। बेटा, तो अब एक बात बता, मैंने तो अभी पढ़ाना चालू किया है, मेरी तो 2% ही पढ़ाई पूरी हुई है, और तू तो चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो तू आगे की बात पूछ रहा है। अब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब समझाऊंगा ना, अभी तो मैंने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन ही नहीं बोली है, मैं उसके लिए ये चीज लिख रहा हूँ बेटा। अब जब आप आगे पढ़ोगे या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसकी सच्चाई भी बता दूंगा, जो कि अगर तुम लोग स्कूल में पढ़ चुके हो तो जो स्कूल में पढ़ चुका है ढंग से उसको पता होगा कि H+ आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। आप जब इनको पानी में, ये तो मैंने बोल के बता ही दिया आपको, पानी में घोल रहे हो, तो जब आप H+ पानी में घोलते हो तो एक H+ हमेशा H2O पे चिपक के रहता है। पढ़ा हुआ है ना धीमान आपने? अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यही है, तो उसको क्या मिला के H3O+ बोलते हैं बेटा। और या फिर है ना H+ के आगे ये पढ़ाया हुआ स्कूल के अंदर कि AQ, या तो H+ के आगे AQ लिखते हैं या H3O+। अभी लेकिन वो तो तब पढ़ेंगे अपन जब आपको एक बार में एसिड और बेसिस समझा दो। इसीलिए अभी आपने लिया है एसिड का नाम, मैंने नहीं लिया है। मैं सिर्फ दोबारा से कहानी समझाना चालू कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको अभी ये कह रहा हूं कि these are some compounds, मैंने तो कुछ नहीं बोला है, these are some compounds and when they are dissolved in water then their ions are these। ओके बेटा, अगेन कॉन्सेंट्रेट। तो ये सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप एक और लिख देता हूं, जो कि आप पहले से देख रहे हैं। अब इनमें से आप इसको, इन पर सब पर मैं ए लिख रहा हूं, ए और ए। इन तीनों को देखिए, इन तीनों में से H+ आयन रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख लीजिए आप। इसमें से ये निकला है H+, इसमें से भी H+ निकला है और इसमें से भी H+ निकला है। तो एसिड्स, जैसा कि अभी धीमान कह रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि these are acids। एसिड्स आप उनको कहते हैं, अब देखिए इनमें से बाकी किसी के अंदर भी H+ नहीं रिलीज हो रहा है, जबकि H इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सारे कंपाउंड्स जिनमें H होता है वो H रिलीज नहीं करते ना। जैसे कि ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं, कोई भी नहीं कर रहा, ये तीन ही कर रहे हैं। तो what are acids? Acids are substances which release or which produce H+ ions। अब इसमें H2+ क्या है, ये आपकी एक आध दिन की पढ़ाई में आ जाएगा, बट वो अभी का टॉपिक नहीं है। सो ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ आयंस रिलीज करते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, याद रखिए, या यूं कह लीजिए कि जब वो पानी में होते हैं और उनमें H+ आयन सेपरेट होता है, वो कहलाते हैं एसिड्स। सो दीज आर एसिड्स। अब इस पर देखिए, इस पर मैं लिख रहा हूं B और इस पर मैं लिख रहा हूं B। इन दोनों की क्या खासियत है? इसमें से OH- रिलीज हो रहा है, इसको आप हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, इसमें से भी हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहा है। तो बाई चांस की बात है कि अल्फाबेट में भी AB ही आता है और नाम भी एसिड बेस है। तो बेस की डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इट इज रिलीजिंग और इट इज प्रोड्यूसिंग H हाइड्रोक्साइड आयंस, OH-1 आयंस, तो वो बेस कहलाता है। ये स्टार्टिंग हुई है आपके अभी चैप्टर की। अब आपको शायद समझ में भी आ रही होगी, क्योंकि मैंने 15-20 मिनट आधा घंटे तक भूमिका बनाई है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही आप इस पर देखिए। इसमें ये मैंने 2 एग्जाम्पल क्यों लिखे, ये 2 या 3 एग्जाम्पल क्यों लिखे, उसके पीछे कारण ये था कि आप कभी भी ये अपनी मर्जी से हिसाब ना लगाएं। अब देखिए, कहने को तो इसमें भी OH लिखा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इसमें जिसमें लास्ट में OH दिख रहा था वो OH रिलीज नहीं कर रहा, H+ रिलीज कर रहा है। तो ये आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि कौन H+ रिलीज करेगा,
कौन OH माइनस रिलीज करेगा ये आप डिसाइड करने वाले नहीं हैं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये एसिड है और ये बेस है। कभी भी ये देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि तुक्के लगाते हैं ना बच्चे की, जिनके पहले एच लिखा होता है सर वो मुझे पता है सर एसिड होता है, और जिसके लास्ट में OH लिखा होता है तो तुम तो सब जगह फेल हो जाओगे। इसमें OH है ठीक है कर रहा है, इसमें OH है ठीक है कर रहा है, या तो तुक्का लग गया। इसमें OH है कहाँ कर रहा है, एच कर रहा है, बल्कि उल्टा ये एसिड है, तो आपको क्या पता लगा। और ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये OH भी रिलीज नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, समझे या नहीं समझे, ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो ये कुछ भी नहीं, ये हो तो रहा है मगर ना H+ निकल रहा है ना Cl- निकल रहा है, तो ये भी अभी हमारी कैटेगरी नहीं है, तो बचे रह गए ये। अब कौन से एसिड होते हैं कौन से बेसिस होते हैं, मैं आपको अभी मैंने आज पहले से ही नोट्स बनाना चालू कर दिया। ये मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के नोट्स कभी दिए ही नहीं बच्चों को, तो अभी सेकंड चैप्टर के भी जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर के कंपाइल करके दिए थे, हालांकि उसमें कुछ हिस्सा रह गया था, बट सेकंड का मैंने आज से ही बनाना चालू कर दिया। तो बिल्कुल परफेक्ट नोट्स आपको, किताब जहां मैं बोलूंगा बस वही देखना, बाकी आपको किताब कोई और दूसरी किताब रिफ्रेशर कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस वो नोट्स पढ़िएगा। नोट्स है वो नहीं है कि खाली कुछ छोटा लिखा हुआ है, ढंग के नोट्स है, सब कुछ लिख रहा हूँ उसके अंदर, काम की चीजें लिख रहा हूँ, पैटर्न में लिख रहा हूँ, तरीके से लिख रहा हूँ, वो आप पढ़िए और फिर जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चंस करिए। सो एसिड बेसिस क्या होते हैं समझ में आ गया। अब मैंने आपको एक शुरू में समझाया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बच्चों इसी तरह से एसिड्स में भी दो होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड, और बेस में भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। लेकिन अब मुझे इनको समझाने में अगेन 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको समझा चुका हूँ। सेम स्टोरी यहाँ पर है बेटा, एसिड्स ये तीनों है, तीनों ही H+ रिलीज कर रहे हैं, मगर इनमें से जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, अब फिर से सुन लीजिए, आप इसको देख के तो यार ये भी कंप्लीटली हो रहा है, हो तो गया यार, एक ही मॉलिक्यूल था, एक H+ निकल गया और एक ये बचा रह गया, तो ये तो हो गया, इससे पता नहीं लगता, ये तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। इसमें से भी एक H, कई बच्चे पता है क्या करते हैं, देखो ये इधर H2 है, तो जब आप इसको ढंग से लिखोगे तो आपको पता है इससे 2 हाइड्रोजन के आयन निकलेंगे, आप बताओ ना, H2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, तो ये एक थोड़ा निकलेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था तो एक ही निकला, यहाँ पर एक था एक ही निकला, होते तो सब +1 ही है, लेकिन आप देखिए इसमें तो है या नहीं। और एक बढ़िया एग्जांपल दोगे आपको भी बोलते बोलते यार, H3PO4, ये तो सबसे खतरनाक सिचुएशन है, इसमें से भी H+ तो निकलेगा ही निकलेगा, और आपको आयन, आपको सर आयन तो याद ही नहीं है, अबे मैंने कहा था ना, या तो फॉर्मूला या आयन, फॉर्मूला याद है ना, तो 3 इसके ऊपर। अब इसमें 3 हाइड्रोजन है, ये भी एसिड है, H+ रिलीज कर रहे हैं तो एसिड है या नहीं, आप बताइए। अब देखिए कई बच्चे क्या ढंग से नहीं पढ़ते, तो क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस एसिड जो है बच्चों को समझाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है विच रिलीज मोर H+ आयंस, जो कि सही है, और वीक बेस क्या है, विच रिलीज लेस। अब पता लगा बच्चे ने पूरी तरह ढंग से नहीं समझा, तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा हाँ सर इसके तो एक में से एक निकल रहा है, इसके एक में से देखो 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और देखो सर इसके 3, इसके तो एक ही तो है H3, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, तो सर ये स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ और ये ठीक है और ये तो बहुत ही बेकार है। ये गलत ले लिया आपने डेफिनेशन, इसीलिए मैं आपको पहले ही समझा चुका, या तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, एक एक मॉलिक्यूल तो है, तो एक एक पूरा पूरा टूट रहा है, तो यहाँ पर 3 या 2 या 1 निकल रहे हैं भाई, इससे पता नहीं लगता है। अरे जितना तुमने घोला, अब मान लो तुमने 1 ml HCl, 1 ml H2SO4 और 1 ml H3PO4 टोटल सॉल्यूशन ले रखा है। अब उसके अंदर तीनों के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, तीनों के अलग अलग तीन बीकर्स हैं या 3 टेस्ट ट्यूब्स में, तीनों के हैं, आप देख तो सकते नहीं हो, इमेजिन कर लो सब कुछ। तीनों के अंदर अगर आप देख पाते तो तीनों में से एक के अंदर आपको ये दिखता कि आपने जितने HCl डाले कोई दिख ही नहीं रहा, क्योंकि आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, H+ और Cl-, H+ और Cl-, मतलब सारा HCl टूटा पड़ा है। H2SO4 में आपने देखा तो उसमें भी सेम आपको मिलता जुलता सही लगा,
H3PO4 में आपने देखा तो आपने देखा यार H3PO4 तो अगर आप देख पाते तो, जबकि आप भी नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता, H3PO4 तो आपने देखा कि टूटा हुआ है ही नहीं, थोड़ा बहुत ही टूटा है तो थोड़ा बहुत H+ दिख रहा है, बाकी तो क्या है कि जब H3PO4 टूटा ही नहीं तो H+ कहां से निकलेगा। वो है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की डेफिनेशन। तो भैया HCl बल्कि उल्टा स्ट्रॉन्ग हुआ, HCl और H2SO4 इनसे देख के पता ही लगता है। मैंने आपको पहले कह दिया, आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको लिस्ट बना के भेज रहा हूँ क्योंकि किताब में कुछ नहीं, मैं आपको लिस्ट बना के भेजूंगा स्ट्रॉन्ग की, वीक की, मॉडरेट, सब की। तो वैसे आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, और उल्टा ये वीक है, ये तो बहुत वीक एसिड है, समझे नहीं समझे, ये बहुत वीक है, ये तो आप खाते हो एसिडिक एसिड विनेगर के अंदर। तो वीक एसिड्स तो क्या है कि हम खाने में ही काम में ले लेते हैं कई सारे। तो अब आपको समझ में आ गया क्या कि जो मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which release more H+ ions, या यूं कह लीजिए कि जो पूरी तरह से पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। पूरी तरह से मतलब, फिर बोल रहा हूँ, ये भी पूरी तरह से हो रहा है, ये भी पूरी तरह से हो रहा है। पूरी तरह से मतलब आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स डाले वो सब सारे के सारे ब्रेक हो गए तो स्ट्रॉन्ग, कुछ ही ब्रेक हुए तो वैसे तो वीक। और वैसे आप जब अगली क्लासेस में पढ़ोगे तो देखो स्ट्रॉन्ग वीक के अंदर भी आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर मॉडरेट, फिर वीक, वो पूरी लिस्ट आएगी, वो फिर अगले साल के अंदर, अगले सालों में, पता नहीं कब, 11th। ठीक है, सेम कहानी। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आप समझ ही गए होंगे। जो पूरा पूरा हो जाए डिसोसिएट, जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग में होता है, ये वीक में होता है, जबकि देखने में तो दोनों ही सेम है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि NaOH होता है ना। NaOH क्या है कि जब अपन, NaOH तो क्या सॉलिड मिलता है, लैब में देखना NaOH सॉलिड होता है, तो जब पानी में मिलाते हैं तो वो पूरा ब्रेक हो जाता है। आपको तो नहीं दिखाई देगा, वो तो टीचर ही बोलेगा कि देख सारा ब्रेक हो गया, और ना टीचर को दिखाई दे रहा है ना आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता है। तो यूजुअली क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पूरा ही डिसोसिएट हो जाता है। अगर आप देख पाते तो आप उसमें घुस के देख सकते, तो उसमें सोडियम तैरता हुआ दिखता प्लस का, और OH- दिखता, ये दिखता ना के बराबर। मतलब 100 मॉलिक्यूल डाले ना तो 100 में से 100 ये निकल गए, 100। बच्चे कहते हैं अरे सर क्या बात कर रहे हो, 100 में से 50-50 निकलेंगे। अबे एक में से एक एक निकलता है कि आधा आधा निकलता है, एक में से एक H+ और एक Cl- निकलता है ना, तो 100 मॉलिक्यूल में से 100 Na निकलेंगे और 100 OH निकलेंगे, तो आपको दिखेगा सारे सारे टूटे, तो वो स्ट्रॉन्ग है। और जिसमें आपको दिखेगी कम टूटे हुए हैं यार, सब ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहे, उसको अपन क्या कहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेस है तो वीक बेस, एसिड है तो वीक एसिड। अब मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। सो दिस इज द फर्स्ट इन्फो अबाउट एसिड्स, बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस, ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अभी थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं, जितना भी टाइम अलाउ करेगा। ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, अपन 2 दिन में खत्म कर लेंगे। एक मिनट बच्चों में टाइम देखना जरा, तो भी है। तो अब आपकी किताब में, आप अभी तो झांकिएगा मत, 2 दिन बाद में आप किताब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको फर्क ये लगेगा कि सर ने जो फर्स्ट नंबर पे पढ़ाया था वो किताब में लास्ट में लिखा हुआ है या बीच में लिखा हुआ है, फिर सर की सेकंड बात इधर लिखी है उधर लिखी है, वो सब आपका अपने आप मैच हो जाएगा 2 दिन में, अगर आप किताब पढ़ना पसंद करते हो। पढ़ना तो जरूर एक बार। अब इलेक्ट्रिसिटी वाली बात भी कर लेते हैं। आपकी किताब में कहीं बीच में जाके एक टॉपिक दिया हुआ है, वो देखिएगा, और वो आपको मेरे बिना कुछ कहे पहले ही क्लियर हो चुका है। आपको लग रहा होगा सर जो 20-25 मिनट का शुरू में इंट्रोडक्शन देते हैं ज्यादा हो जाता है, नहीं 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 नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। उसी के दम पर आप ये समझ पाए, और उसी के दम पे आप, अगर मैं आपको वो टॉपिक ना भी पढ़ाऊं जो किताब में है, और आप उसकी रीडिंग मारोगे, एक एक वर्ड उसका आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है, व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो उसका जवाब आप पहले देख चुके। कोई कहेगा सर क्या, अरे दोनों में कॉमन देखा नहीं क्या आपने, दोनों ही डिसोसिएट होते हैं। आपसे कोई पूछता है दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे दोनों डिसोसिएट होते हैं, ये कॉमन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि उसमें H+ निकलता है, उसमें OH- निकलता है। पढ़ लो किताब, क्या समझाएगा, यही समझा रहा।
फिर एक्सपेरिमेंट दिए हुए कि आप एक काम करो, ये भी आप एक्सपेरिमेंट जो दिया आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। उसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आप एक काम करो, एक बीकर ले लो, उस बीकर में एक में H2SO4 का सॉल्यूशन ले लो थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेटेड डायरेक्टली समझा दो, H2SO4 डाल लो, एक में ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लो, एक में शायद आपके दिया हुआ है जो मैंने आपको भी दिखाया था, इसको मैं अभी बता देता हूँ। वैसे ये इथेनॉल होता है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो एक में एल्कोहल का सॉल्यूशन ले लो और एक में ग्लूकोज मिला लो, हो गई 4 चीजें। और अब चारों में आप एक काम करो, चारों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो, लगा दो, इलेक्ट्रोड लगा दो, और बिजली जा रही है नहीं जा रही है कैसे पता करोगे? हाथ लगा के पता करोगे? और आया झटका, भाई बल्ब लगा लो, एक बल्ब जलेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है। तो चारों का एपरेटस तैयार कर लो और लगा दो और आप चालू करो। अब देखो अब बल्ब किसमें जलता है, नहीं जलता है, क्या होता है। तो मैंने तो अभी कुछ नहीं पढ़ाया आपको, मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि इन चारों में से किसमें बल्ब जलेगा, किसमें नहीं जलेगा, आप बताइए। मैंने तो नहीं पढ़ाया अभी तक, आप बताइए कि इनमें से चारों में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो बल्ब किस में चलेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट होगी, किस में नहीं होगी, बताइए, सोचिए। 5-6 जने हाथ खड़ा करते हैं तो इसका मतलब ऐसा है, लगता है कि बाकी लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते। तो कोई बात नहीं है, मत करिए, अपनी फीस समय पर जमा करवाइए, बात खत्म। आपको बुरा लगे तो कोई टेंशन नहीं है, जब आप करना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें, ठीक है। कौन जवाब देगा? हाँ माने आप जवाब दो, देखो। सर H2SO4 और NaOH में बल्ब जलेगा और अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं जलेगा। अच्छा क्यों नहीं करेगा? अब तो कल को तुमसे पूछ लिया किसी ने। क्योंकि उन दोनों की जो जब पानी में अपन डालेंगे तो उनके आयन डिसोसिएट होंगे और बाकी दोनों के नहीं होंगे। मेरे ख्याल से बाकी लोग भी यही जवाब दे रहे होंगे, और बाकी लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते मगर आंसर जानते हैं वो भी शायद यही सोच रहे होंगे। तो एक बात बताइए, जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो या तो आपने स्कूल में पढ़ो या आपने आज की क्लास ढंग से सुनी हो, तो आपको इसका जवाब पहले से पता है। अब आप बताओ उसमें किताब में क्या कर लोगे पढ़ के? किताब में पढ़ा, मैं बता रहा हूँ ना, सही है मगर उल्टा सीधा दिया हुआ है, पहले ये फिर वो, समझ नहीं आता कि याद क्या करें, पढ़ें कहाँ से, शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से। तो ये चीज तो मैंने आज क्लास के शुरू में ही बता दी। आयनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन मैंने आपको पहले बता दिया। ये अब आपको पता है कि टूटता है, अभी अभी आपने देख लिया H+ और सल्फेट में, ये आपने देख ही लिया Na और OH में टूटता है। ये मैंने आपको बाई चांस पहले ही बता दिया था कि नहीं टूटता है, आज ही बताया था। और ग्लूकोज के बारे में शायद आपको पता ही होगा कि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये ब्रेक नहीं होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स ब्रेक नहीं होते। तो बच्चों सीधी सी बात है ना, एसिड और बेसिस में कॉमन क्या है? क्वेश्चन ना किताब में, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन, तो कॉमन क्या है? दोनों डिसोसिएट होते हैं, इसीलिए दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसीलिए दोनों में बल्ब जलेगा, इन दोनों में नहीं जलेगा, बात खत्म। अब उसके ऊपर 1.5 पेज का लेक्चर लिखा हुआ है, पढ़ लेना आराम से, उसमें कुछ पढ़ने का है ही नहीं, पढ़ लेना आराम से, रीडिंग लगा ले, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एक वर्ड ऐसा नहीं मिलेगा जो आप कहोगे सर मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज ऑलरेडी डन। तो हम इस सीक्वेंस में चलें, ठीक है। टाइम के हिसाब से मैं कोई छोटा सा टॉपिक और सोच लेता हूँ, एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ, अभी है 5-7 मिनट, तो एक छोटा सा टॉपिक उठा लेता हूँ, देखिए कोई सा भी छोटा सा ले लेता हूँ, क्योंकि बड़े टॉपिक में तो अभी नहीं घुसेंगे। बड़ा टॉपिक कोई है ही नहीं वैसे इस चैप्टर में, है क्या? एसिड बेसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ लो, 2-5 चीजें तो बताऊंगा वो पढ़ लो, और फिर रिएक्शन याद कर लेना। और जिन लोगों ने स्कूल में देखा हो, अगर पढ़ चुके हो, तो लास्ट में एक वो कंपाउंड्स के बनाने और उसकी प्रोसेसिंग है, वो वैसे ही याद करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। कोई बहुत बड़ा भारी चैप्टर नहीं है। तो खैर ये 2-4 चीजें आपकी समझ में आ गई, एक वो तैयार हो गया, बेस तैयार हो गया।
अब कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट अलग से किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, काफी बच्चे जानते भी होंगे। देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि बेसिकली ये पानी में सॉल्यूशन होते हैं, ये तो आपने देख ही लिया एसिड और बेसिस के। और ये और बता देता हूँ कि जब तक आपने इनका पानी में सॉल्यूशन नहीं बनाया तब तक एसिड भी नहीं बोलोगे, ये और खतरनाक बात है, दिखाऊंगे आपको। आप किसी से भी चलते फिरते से पूछो कि ये क्या है, एसिड है क्या, वो बोलेगा हाँ। इसके दो जवाब है, हाँ और ना, दोनों। आप बोलोगे सर ये क्या बात है, पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसे क्या कर रहे हो, अभी तो आपने HCl समझाया था एसिड होता है, अब आप कह रहे हो होता भी है नहीं भी होता है, क्या रामायण है। अरे भाई, HCl एसिड है, लेकिन तब है जब ये पानी में घुला हुआ है। HCl बेसिकली गैस होती है, HCl गैस होती है। अब यही HCl जब गैस के फॉर्म में है तो ये एसिड नहीं है, समझे क्या? ये गैस है, ये एसिड नहीं है। जब आप इसको पानी में मिलाओगे तो ये H+ और Cl- में डिसोसिएट होगी, वो जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड कहलाएगा। समझे या नहीं समझे? ये तो ड्राई गैस है। तो पूरी कहानी पढ़ लेना जब भी कोई क्वेश्चन पूछे। जैसे अभी तो आया नहीं है अपने कोर्स में, अभी कल तक आ जाएगा। आपने वो लिटमस विटमस के तो पढ़े हुए होंगे ही, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। हमें भले ये नहीं पता हो कि एसिड कौन होता है, लिटमस कौन होता है, हमें बस ये पता है कि यहाँ पेपर मिलता है, वो ब्लू को रेड कर देता है। तो HCl गैस ब्लू लिटमस को कोई रेड वेड नहीं करने वाली। आप ले लो पेपर, कर लेना। अभी एक्सपेरिमेंट स्कूल में खुल रहा है, भगवान करे खुल जाए, जाओ तो वहाँ चेक कर लेना। वो लिटमस पेपर भी बहुत इजीली मिलता है, लैब में बोल देना। अब वो HCl गैस कैसे अरेंज करके देगा वो नहीं पता, लेकिन आप लिटमस पेपर ले लो, HCl गैस ले लो, और गैस के अंदर वो पेपर को आप रख के घुमा के देख लो, कुछ नहीं होगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। क्योंकि वो एसिड थोड़ा ना है, वो एसिड की प्रॉपर्टी तब दिखाएगा जब वो घुलेगा। और यही आप HCl गैस को पानी में भिगो दो, पानी में डाल दो, डिजोल्व हो जाती है। दिमाग एक तो लिखता क्या है, बट HCl गैस मॉइस्ट। मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं कि चैट में, ये व्हाट्सएप नहीं है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ खुलता है, इसमें खाली 4 वर्ड दिखाई देते हैं, फिर हाँ अब रुको, बट HCl गैस मॉइस्ट, हाँ अब दिमाग क्या कह रहा है वो सुनो, मैं बोलने भी वाला था। तो HCl या तो पानी में घुली हुई हो तो एसिड हो, तो आपने उसमें पेपर डाला तो कलर चेंज हो जाएगा, या फिर आप पेपर को गीला करके ले लो, पेपर को गीला कर दो, मॉइस्ट पेपर ले लो। क्योंकि बात तो वही है, जब HCl पेपर के साथ में पानी के टच में आएगा तो पानी के टच में आते ही जितना भी थोड़ा बहुत भी टच में आएगा वो थोड़ा बहुत तो H+ वही का वही अंदर रिलीज कर देगा। आप कहोगे सर पानी का है, अब यार तुम तो ग्लास में भरे हुए पानी को ही पानी मानते हो। पेपर में जो पानी घुसा हुआ है, जिसने उसको एब्जॉर्ब करके वेट करा हुआ है, वो भी तो पानी ही है। तो जब HCl गैस उसके कांटेक्ट में आएगी तो थोड़ा बहुत तो एसिड का बिहेवियर शो करेगी, H+ रिलीज होगा, उस केस के अंदर भी कलर चेंज हो जाएगा। वाटर इज नेसेसरी, ठीक है। हाँ देवांश बोलो। HCl गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उससे रिएक्ट नहीं कर सकता। बेटा उसका देख क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आप किस चीज को मानोगे, जब तक आपकी आंखों को कुछ दिखाई ना दे, और आंखों को दिखाई देने के लिए और कानों को सुनने के लिए और स्मेल के लिए और स्किन के लिए हमारी एक होती है। ऑडियो किसी का म्यूट है, उस पर अजीब तरह का म्यूजिक आ रहा है। गौरवेद क्या हो गया तेरे को अचानक बीच में? तो सॉरी सर, गलती से हो गया था। चल ठीक है, अच्छा वो सॉरी बोला, पिटाई का था। तो जो आप सवाल पूछ रहे हो ना बेटा, वो सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन वो बात है ऑब्जर्वेशन वाली है कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ कितना तो HCl है और कितना आपके पास में मॉइस्चर है। तो वो दिखने लायक होना चाहिए, अगर दिखने लायक होगा तो आप, अभी बारिश का टाइम चल रहा था तो कितना खतरनाक मॉइस्चर था, लेकिन अब वो कितना खतरनाक था वो आपके लिए खतरनाक था, लेकिन क्या वो आपके पास जो लिटमस पेपर रखा है क्या वो इसको गीला कर सकता है? आई डाउट। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशंस को इमेजिन करना देवांश बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये एक बात थी जो मेरे को लगा था कि अभी टाइम खत्म ही हो सकती है।
ठीक है, टाइम पूरा हो गया, बट कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट तो वैसे भी 30 सेकंड में पूरा हो जाता है। आप लैब में भी देखेंगे, आपको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट की बॉटल्स रखी हुई हमेशा मिलेंगी। कॉन्सेंट्रेटेड से हमेशा दूर रहिएगा। बच्चे मजाक करते हैं, बहुत बच्चों के साथ एक्सीडेंट होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है कि जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कम से कम पानी के अंदर गैस घोली हुई। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड की इतने ml में इतना, बस जनरल डेफिनेशन होती है कि मिनिमम वाटर और मैक्सिमम उसमें एसिड हो अगर, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड कहलाता है। और डाइल्यूट की भी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप जैसे जैसे पानी डालोगे वो डाइल्यूशन ही कहलाता है। आपने एक घर पे शिकंजी बनाई, नमक ज्यादा हो गया, तो आप उसमें घुस के नमक तो नहीं निकाल सकते। आप क्या करते हो? पानी डालते हो। तो पानी डालने से नमक कम नहीं होता, वो उसका वॉल्यूम जो होता है पर स्पेस के अंदर, जो वॉल्यूम उसका फैला होता है, डेंसिटी, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या लगता है, एक मिनट मुकुल यार, मेरी क्लास सॉरी आपने, वो आपका क्या है कि नमक को एरिया वॉल्यूम ज्यादा मिल जाता है, तो उसको अपन डाइल्यूशन कहते हैं। तो आप पानी मिलाते हो तो वो डाइल्यूट कहलाता है, जिसमें एसिड यानी कि गैस कम होती है और पानी ज्यादा होता है। अब डाइल्यूट भी बहुत सारे होते हैं, वेरी डाइल्यूट, थोड़ा डाइल्यूट, वेरी वेरी डाइल्यूट, मॉडरेटली डाइल्यूट। उसकी कोई डेफिनेशन नहीं, मतलब बस पानी ज्यादा पानी कम। कॉन्सेंट्रेटेड ऑब्वियसली बड़ा खतरनाक होता है, डाइल्यूट इजी होता है। क्यों, क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत कोर्स में है, उसको अपन कल डिस्कस करेंगे। मुगल, मेरी इसके बाद में एक क्लास है, उसके बाद में तू मुझे कॉल कर लेना कोई इमरजेंसी हो तो, ठीक है बेटा? दैट्स ऑल फॉर टुडे।